बच्चों, आज हम लोग रसायन विज्ञान का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स। अम्ल, क्षार और लवण पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजों को जानना है, जैसे विद्युत अपघट्य क्या होता है। विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो गलित अवस्था में या जिसका विलयन विद्युत का सुचालक होता है, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। वे पदार्थ जो गलित अवस्था में या विलयन में विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे सभी लवण आपके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा धातुओं के हाइड्रोक्साइड, अम्ल, क्षार आदि, ये सभी विद्युत अपघट्य है। अगली चीज आती है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। तो विद्युत अपघटन किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा प्रवाहित करके अपघटन करना विद्युत अपघटन कहलाता है। किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन करना विद्युत अपघटन कहलाता है। जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो विद्युत अपघटन करने पर यह क्रिया एक सेल में होती है जिसका नाम होता है विद्युत अपघटनी सेल। उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो जब हम विद्युत अपघटन की क्रिया कराते हैं तो विद्युत अपघटनी सेल के अंदर एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है, गलित सोडियम क्लोराइड। अगर इस गलित सोडियम क्लोराइड का हम विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत अपघटन करते हैं तो विद्युत अपघटन करने पर क्या होगा? यह टूटेगा और एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन होगा। तो एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड पर अपचयन द्वारा सोडियम धातु बनता है। यह एनोड पर बनेगा और सोडियम धातु कैथोड पर बनता है। तो ये हमारा हो गया विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन के बाद आता है विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत। विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत
थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। विद्युत अवघटनी वियोजन का सिद्धांत, इस सिद्धांत को आर्हेनियस द्वारा दिया गया था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्हेनियस। उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था 1887 में। तो इस सिद्धांत को आर्हेनियस का विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत में कुछ बातें हैं, उन बातों को समझना है। जैसे इस सिद्धांत के अनुसार पहली बात है, किसी विद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य ध्रुवीय विलायक में घोलने पर वह विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाता है। फिर से देखिए, पहला पॉइंट इस सिद्धांत का, किसी विद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य ध्रुवीय विलायक में घोलने पर वह विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाता है। यह क्रिया आयनन या वियोजन कहलाती है। यह क्रिया आयनन या वियोजन कहलाती है। दूसरा पॉइंट है, धनावेशित आयन को धनायन तथा ऋणावेशित आयन को ऋणायन कहते हैं। धनावेशित आयन, दो विपरीत आवेशित आयन बनेंगे तो उसमें एक पॉजिटिव आयन होगा, एक निगेटिव आयन होगा। तो जो धनावेशित आयन होगा उसको धनायन यानी धनायन को कटायन कहा जाता है, और जो ऋणावेशित आयन होता है उसको हम लोग एनायन कहते हैं। तो इसका नाम रखा गया कटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन। तीसरा पॉइंट है, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन उदासीन होता है। विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? क्योंकि जब विद्युत अपघट्य का आयनन होता है तो यहाँ पर जो विपरीत आवेशित आयन उत्पन्न होते हैं उन आयनों पर, धनायनों पर कुल धनावेश और सभी ऋणायनों पर स्थित कुल ऋणावेश दोनों आपस में बराबर होते हैं, जो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसलिए विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में कोई आवेश नहीं रहता, यानी वह विलयन कैसा होता है? परिणामी विलयन उदासीन होता है। चौथा पॉइंट है,
वियोजन यानी आयनन उत्क्रमणीय होता है। वियोजन या आयनन उत्क्रमणीय होता है, यानी यह क्रिया उत्क्रमणीय होती है। तो चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे कि वियोजन यानी आयनन उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल प्रक्रम होता है। जैसे एसिटिक अम्ल है, इसका वियोजन हो रहा है, यह उत्क्रमणीय क्रिया है। हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन में टूट रहा है। तो एक नियम होता है, अगली कक्षा में आप लोग पढ़ेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। उस द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार यहां पर चूंकि आयनन की क्रिया हो रही है, तो हम आयनन स्थिरांक लिखेंगे। तो जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों की मोलर सांद्रता और अभिकारक की मोलर सांद्रता के अनुपात के बराबर होती है। तो आयनन स्थिरांक के बराबर हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता गुणे एसीटेट आयन की मोलर सांद्रता बटे एसिटिक अम्ल की मोलर सांद्रता। अगला पॉइंट है सिद्धांत का कि किसी विद्युत अपघट्य के कुल अणुओं का वह अंश, वह मात्रा जो साम्य पर वियोजित होता है, वियोजन की मात्रा कहलाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी वियोजन की मात्रा बराबर, वियोजन की मात्रा, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो वियोजन की मात्रा बराबर वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं या मोलों की संख्या बटा वियोजन से पूर्व, वियोजन से पूर्व कुल अणुओं की संख्या। इस पर हम लोग निकाल लेते हैं वियोजन की मात्रा। अगला पॉइंट है कि विद्युत अपघट्य के विलयन का भौतिक तथा रासायनिक गुण, भौतिक तथा रासायनिक गुण आयनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कोई भी विद्युत अपघट्य उसके विलयन का गुण जो होगा उस विद्युत अपघट्य के आयनन से उत्पन्न आयनों की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर पर निर्भर करता है। और अगला पॉइंट हम देख सकते हैं इस सिद्धांत का कि विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता, विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अर्थात विलयन में जितने अधिक आयन होंगे उस विलयन की, उस विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता उतनी ही अधिक होगी। अर्थात मोर इज द आयन, मोर विल बी कंडक्टिविटी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले।
की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है विद्युत अपघट्य की प्रकृति, दूसरा है विलायक की प्रकृति, तीसरा है विलयन की सांद्रता, चौथा है विलयन का ताप और पांचवा है समायन प्रभाव। विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर कैसे वियोजन की मात्रा यानी आयनन कैसे निर्भर करता है, तो विद्युत अपघट्य जो होते हैं, विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, पहले इसको जान लें। वे विद्युत अपघट्य जो किसी भी सांद्रता पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी 100% आयनन हो जाएगा, पूरा का पूरा आयनित हो जाएगा, ऐसे विद्युत अपघट्यों को कहा जाता है प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, KOH, ETC, ये सभी आपके प्रबल विद्युत अपघट्य, यानी जितनी प्रबल अम्ल हैं और प्रबल क्षार, ये सब आ जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य में। दुर्बल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य जो किसी भी सांद्रता पर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, ऐसे विद्युत अपघट्यों को कहा जाता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। यानी इसमें थोड़ा शेष रह जाएगा, ये कहलाता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। जैसे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, जैसे हमारा एसिटिक अम्ल है, H2S है, H2CO3 है, NH4OH है, CuOH ट्वायस, ZnOH ETC, यानी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार इस विद्युत अपघट्य में आते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब ये तो हो गया प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, लेकिन कैसे विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर वियोजन निर्भर करता है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य किसी भी सांद्रता पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और दुर्बल विद्युत अपघट्य किसी भी सांद्रता पर पूर्णतः आयनित नहीं होते। अर्थात प्रबल विद्युत अपघट्यों का आयनन सबसे अधिक और दुर्बल विद्युत अपघट्यों का आयनन कम होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। तो इस तरह से ये विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भरता हो गई। दूसरा है विलायक की प्रकृति पर, तो वियोजन की मात्रा विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगर अच्छा विलायक है तो अच्छे विलायक में विद्युत अपघट्य का वियोजन अधिक होता है, और खराब किस्म का विलायक है तो उसमें उसका वियोजन कम होता है। अब कैसे हम जानेंगे कौन अच्छा विलायक है कौन खराब है, तो उसके लिए विलायकों का परावैद्युतांक होता है। जिस विलायक का परावैद्युतांक जितना ही अधिक होता है, उच्च होता है, वह विलायक उतना ही अच्छा आयनकारी विलायक माना जाता है, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। और सबसे उत्तम विलायक जल होता है, जल में आयनन अधिक होता है, क्योंकि जल का परावैद्युतांक सबसे अधिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि उच्च परावैद्युतांक वाले विलायकों में वियोजन अधिक तथा निम्न परावैद्युतांक वाले विलायकों में वियोजन कम होता है। जिस विलायक का परावैद्युतांक अधिक होगा उसमें आयनन अधिक होगा, जिस विलायक का परावैद्युतांक कम होगा उसमें आयनन कम होगा। ठीक है।
नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता पर कैसे वियोजन निर्भर करता है? तो वियोजन की मात्रा जो होती है, यानी वियोजन की मात्रा यह सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 1/, सांद्रता, वियोजन की मात्रा सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि विलयन की सांद्रता बढ़ाएंगे तो वियोजन की मात्रा घटेगी, और विलयन की सांद्रता को घटाएंगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। अर्थात तनु विलयन में वियोजन अधिक होता है और सांद्र विलयन में वियोजन कम होता है, क्योंकि तनु विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलायक जितना ही अधिक रहेगा उतना ही अधिक आयनन होगा, और सांद्र विलयन में अपेक्षाकृत विलायक अणुओं की संख्या कम हो जाती है, इसलिए जो है यहां आयनन घट जाता है। अगला है ताप। तो वियोजन जो है एक उष्मा शोषी प्रक्रम होता है, यानी यदि ताप को हम बढ़ाएं तो ताप बढ़ाने पर वियोजन अधिक होगा। तो हमेशा वियोजन या आयनन को बढ़ाने के लिए ताप हमें बढ़ाना पड़ता है, अर्थात ताप वृद्धि से वियोजन बढ़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि वियोजन की मात्रा ताप के क्या हो गई? समानुपाती। ताप बढ़ाएंगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। और अंत में 5वां पॉइंट है सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट। तो सम आयन प्रभाव क्या होता है? किसी सम आयन की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन और भी कम हो जाता है। यह प्रभाव कहलाता है सम आयन प्रभाव। यानी सम आयन की उपस्थिति में जो हमारा विद्युत अपघट्य होगा उसका आयनन और भी कम हो जाता है। जैसे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयनन होगा तो अमोनियम आयन और OH आयन बनेगा। लेकिन यही आयनन यदि NH4Cl की उपस्थिति में कराएं तो NH4Cl के आयनन से अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बन जाता है। यहां पर अमोनियम आयन उत्पन्न हो रहा है और यहां पर भी अमोनियम आयन है, तो ये दोनों सम आयन हो गए। तो इस अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में सम आयन के कारण अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयनन जो पहले हो रहा था उससे भी कम हो जाएगा। अर्थात सम आयन की उपस्थिति में विद्युत अपघट्य का आयनन घट जाता है। यह प्रभाव कहलाता है सम आयन प्रभाव। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? तो बच्चों जो जल होता है यह बहुत ही अल्प आयनित होता है, इसका आयनन बहुत ही कम होता है, नगण्य के बराबर। फिर भी अगर इसका आयनन हो तो इसके आयनन से उत्पन्न होगा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहां पर हम लोग द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाते हैं। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। तो इस नियम से हम यहां पर आयनन स्थिरांक लिखना चाहें तो K बराबर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर सांद्रता बटे H2O की मोलर सांद्रता, या H आयन इंटू OH आयन बराबर K इंटू H2। यहां K स्थिरांक होता है। चूंकि जल बहुत अल्प आयनित होता है इसलिए जल की मोलर सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह जो K है
यह स्थिरांक है, और जो H2O की सांद्रता है, यह H2O की सांद्रता स्थिर रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तो ये स्थिरांक है, ये स्थिर रहती है, तो इन दोनों का गुणनफल भी क्या होगा? स्थिरांक होगा, स्थिर होगा। और उस स्थिर यानी स्थिरांक को हम लोग कहते हैं KW। अर्थात हम कह सकते हैं कि KW बराबर H आयन की सांद्रता इंटू OH आयन की सांद्रता, और यही कहलाता है KW जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल, ये जो जल का आयनिक गुणनफल है KW स्थिर ताप पर स्थिर रहता है, लेकिन ताप परिवर्तित करने पर परिवर्तित होता है। ताप बढ़ाने पर KW का मान बढ़ता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW का मान होता है 1 गुणे 10 का घाते ऋण 14। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW का मान होता है 1 गुणे 10 का घाते ऋण 14। यानी KW के लिए फार्मूला हो गया H आयन इंटू OH आयन की सांद्रता। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर शुद्ध जल एवं अति तनु जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल स्थिर ताप पर निश्चित तथा स्थिर होता है, जिसे जल का आयनिक गुणनफल KW कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अम्ल और भस। अम्ल तथा भस। अम्ल और भस से संबंधित दो सिद्धांत हैं। एक आर्हेनियस के वियोजन सिद्धांत यानी आयनन सिद्धांत के अनुसार, और दूसरा है आधुनिक संकल्पना, आधुनिक सिद्धांत, जिसको ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना या प्रोटॉनिक संकल्पना भी कहते हैं। आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार किसे अम्ल कहते हैं, किसे भस्म कहते हैं? वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऐसे पदार्थों को अम्ल, तथा जो पदार्थ जल में घोलने पर OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ऐसे पदार्थों को भस्म कहते हैं। जैसे HCl है, इसको जल में घोलेंगे तो H आयन और Cl माइनस आयन दिया। तो चूंकि यह H आयन दे रहा है, इसलिए इस आयनन सिद्धांत के अनुसार HCl अम्ल हो गया। एसिटिक अम्ल है, अगर इसको हम जल में घोलते हैं तो यह H आयन और एसीटेट आयन देता है। चूंकि यह भी H आयन दे रहा है तो यह भी अम्ल हो गया। अगर NaOH है, इसको जल में घोलते हैं तो यह जलीय विलयन में सोडियम आयन और OH आयन देता है। तो यहाँ पर OH आयन दे रहा है, इसलिए यह भस्म हो गया। तो ऐसे सभी पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देंगे अम्ल कहलाएंगे, और जो OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन देंगे वो भस्म कहलाएंगे। आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है? ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना या इसी को प्रोटॉनिक संकल्पना कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जिन पदार्थों में प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ऐसे पदार्थों को अम्ल कहते हैं। और वे पदार्थ जिनमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ऐसे पदार्थों को भस्म कहते हैं। जैसे देखिए HCl H2O के साथ क्रिया कर रहा है, यहां बन जाता है H3O पॉजिटिव,
प्लस क्लोराइड आयन। तो यहां पर देखिए HCl जल के साथ क्रिया किया तो HCl जो है जल को प्रोटॉन दे रहा है। HCl में से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकल रहा है और उसको H2O ग्रहण कर रहा है और ये ग्रहण करके बना लिया H3O। चूंकि प्रोटॉन प्लस के रूप में आ रहा है तो इस पर प्लस चार्ज आ गया। यहां बचा क्या? Cl और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है तो ऋण के रूप में, तो ये हो गया क्लोराइड। यानी यहां पर HCl क्या है? यह प्रोटॉन दाता का कार्य कर रहा है और जब यह प्रोटॉन दाता है तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉन दाता को हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, इसलिए यह हो गया अम्ल। और यहीं पर देखिए जल प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है तो ये हो गया प्रोटॉन ग्राही। प्रोटॉन ग्राही और इस सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉन ग्राही कहलाता है भस्म। तो यहां पर जल भस्म की तरह से बिहेव कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अमोनिया है, इसको जल में घोल रहे हैं तो ये बना रहा है NH4 प्लस OH माइनस। तो यहां पर देखिए अमोनिया से अमोनियम आयन बन रहा है, यानी यहां पर जल से प्रोटॉन अमोनिया ग्रहण कर रहा है। जल से एक प्रोटॉन अमोनिया में आ रहा है तो यहां पर अमोनिया जो है प्रोटॉन ग्राही हो गया। प्रोटॉन ग्राही, और जब ये प्रोटॉन ग्राही हो गया तो ये कहलाएगा भस्म। और जल जो है प्रोटॉन दाता है इसलिए यह कहलाएगा अम्ल। तो बच्चों हमारा जो जल होता है यह उभयधर्मी होता है, अम्ल और भस्म दोनों की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन दाता को अम्ल और प्रोटॉन ग्राही को हम लोग क्या कहते हैं? भस्म। इसके बाद हम लोग अगला हेडिंग पढ़ेंगे पीएच। पीएच, किसी विलयन का पीएच क्या होता है? तो पीएच होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण घातांक। हाइड्रोजन आयन सांद्रण, सांद्रता का हाइड्रोजन आयन सांद्रण घातांक या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। इसको पीएच से डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। किसी विलयन का पीएच क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता के ऋण लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। यानी पीएच का सूत्र हो जाएगा पीएच बराबर ऋण लाख हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में ली गई है, मोलरता के पदों में। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता के ऋण लाभ को उस विलयन का पीएच कहते हैं। और यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मालूम हो, पीएच मालूम हो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालना हो तो एक सूत्र और बन जाता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 का घातीय ऋण पीएच, ये बन जाता है। इसी तरह से एक फार्मूला आता है पीओएच। तो पीओएच होगा तो विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता का ऋण लघुगणक लिया जाएगा। तो जब हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता का ऋण लघुगणक लेंगे तो ये होगा माइनस log OH आयन की सांद्रता। और यहां से OH आयन की मोलर सांद्रता निकालना हो तो 10 का घात ऋण POH लिखते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं जल के लिए
क्या होता है KW, जल का जो आयनिक गुणनफल होता है KW, ये KW बराबर होता है H आयन की सांद्रता इंटू OH आयन की सांद्रता। यदि सबका ऋण लाग ले लें तो हम लिख सकते हैं ऋण लाग KW बराबर ऋण लाग हाइड्रोजन आयन धन ऋण लाग OH आयन। तो अब यहां पर हो सकता है ऋण लाग KW को हम कह सकते हैं PKW बराबर ऋण लाग H आयन, तो ऋण लाग H आयन को कह सकते हैं PH, और ये धन ऋण लाग OH आयन, ऋण लाग OH आयन को कहेंगे POH, ये हो जाएगा POH, यानी PKW बराबर PH धन POH, और इसका मान होता है 14। चूंकि KW का मान 10 का घाते ऋण 14 होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो जब ऋण लाग लेंगे 10 घात ऋण 14 तो ये आ जाएगा 14, यानी हमारे पास इक्वेशन बन गया PH धन POH बराबर 14। तो इससे अगर PH दिया है तो हम POH निकाल सकते हैं, POH दिया हुआ है तो PH निकाल सकते हैं। इसमें पीएच स्केल बनाई गई है, पीएच स्केल 0 से लेकर के 14 तक की संख्याओं का प्रयोग करके एक स्केल पैमाना बनाया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच स्केल पर अगर विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच में है तो उस विलयन की प्रकृति अम्लीय मानी जाती है, और यदि पीएच का मान 7 से 14 के बीच में है तो उस विलयन की प्रकृति क्षारीय मानी जाती है। और यदि विलयन का पीएच 7 है तो 7 वाले पीएच पर विलयन को माना जाता है उदासीन विलयन, यानी विलयन का पीएच मान 0 से 7 के मध्य होने पर अम्लीय, 7 से 14 के मध्य होने पर क्षारीय, और ठीक 7 अगर पीएच मान है तो वह विलयन उदासीन होता है। जब विलयन का पीएच मान जितना ही 0 के समीप आता है, जितना ही कम होता है, उस विलयन की अम्लीय प्रबलता उतनी ही अधिक होती है, और जितना ही 7 के करीब पहुंचेगा तो अम्लीय प्रबलता घटती है। ठीक उसी तरह से जब विलयन का पीएच मान 14 के जितना ही करीब होता है, यानी जितना ही अधिक होता है, तो उसकी क्षारीय प्रबलता बढ़ती है, और 7 के समीप जाने पर क्षारीय प्रबलता घटती है। एक एग्जाम्पल इस पर हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे 10 घात ऋण 3 HCl विलयन का पीएच ज्ञात करिए। 10 घात ऋण 3 यम का मतलब है मोलरता, यानी यहाँ पर HCl विलयन की सांद्रता मोलरता के पदों में यानी मोल प्रति लीटर में दिया गया है। तो हमको विलयन का पीएच निकालना है। कैसे इसको लगाएंगे देखिए, तो 10 घात ऋण 3 HCl है, HCl का पूर्ण आयनन माना जाएगा। तो HCl का जब आयनन होता है तो HCl हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो यह पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में। चूंकि HCl की सांद्रता 10 घाते ऋण 3 है, तो इसके पूर्ण आयनन से हाइड्रोजन आयन जो उत्पन्न होगा उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी? तो इसके लिए देखिए पैटर्न, HCl का एक अणु है, इसके आयनन से एक हाइड्रोजन आयन, एक क्लोराइड आयन, और चूंकि यह पूर्ण आयनित हो रहा है इसलिए HCl की सांद्रता 10 घात ऋण 3 है, तो इसके पूर्ण आयनन से हाइड्रोजन आयन जो उत्पन्न होगा उसकी भी सांद्रता 10 घात ऋण 3, और क्लोराइड आयन की सांद्रता भी कितनी हो जाएगी? 10 घात ऋण 3। लेकिन हमको
पीएच निकालना है, तो पीएच निकालने के लिए हमको किसकी सांद्रता से मतलब है? हाइड्रोजन की सांद्रता। तो हम सीधे लिख सकते हैं, चूंकि HCl के आयनन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता बराबर, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया तो मोलर सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है मोल प्रति लीटर में। तो ये हो गया 10⁻³ यम मोल प्रति लीटर। इसलिए विलयन का पीएच बराबर सूत्र हो जाएगा हम लोगों का -1 लाख H आयन की सांद्रता बराबर -log H आयन की सांद्रता 10⁻³ है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ऋण 3 यहां आएगा। घात का नियम होता है log m का घात n, एक नियम होता है log m का घात n बराबर हो जाता है, यह घात पहले आ जाएगा n log m, ये रूल होता है। तो यहां से जब इसका लाग लेंगे तो ऋण 3 घात है तो ये पहले आ जाएगा, तो ऋण 3 इधर आ जाएगा, यहाँ पहले से ऋण है तो ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन, यानी ये धन हो जाएगा 3,10,000। और सभी बच्चे जानते हैं log10 का मान कितना होता है? 1 होता है। log10 का मान आपको याद रखना है, log10 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 3 × 1 बराबर कितना आ गया? 3। यानी विलयन का पीएच हमारा निकल करके आ गया 3। ये हम लोग का हो गया आंसर। अब जब विलयन का पीएच 3 आ गया तो यदि प्रकृति बतानी है विलयन का तो प्रकृति क्या होगा? तो हम पीएच स्केल से पता करेंगे। चूंकि पीएच मान 3 है तो 0 से 7 के बीच में है, इसलिए विलयन की प्रकृति अम्लीय हो गई।